Hello students, today we will see the topic normal distributions. So what is normal distributions? What are the properties of normal distributions? Various applications of normal distribution, standard normal distributions, and the examples on normal distributions. Okay, so all that topics we are going to cover in this lecture. Okay, तो start करते हैं normal distribution की definition से. So normal distributions होता क्या है? A normal distribution is a type of continuous probability distribution. What is probability distributions? Continuous probability distributions. So continuous probability distribution होता क्या है? तो एक आपको पता है कि दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. क्लियर है? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल x. तो यहाँ पे जो आपका रैंडम वेरिएबल x रहेगा ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहेगा. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब जो रैंडम वेरिएबल अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और वो इनफाइनाइट होता है, उसको हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है, जो पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस. ओके, सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ जो भी फंक्शन एसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस. ओके, सो इट इज अ पीडीएफ, मतलब द जनरल फॉर्म ऑफ इट्स पीडीएफ, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है. f of x equal to 1 upon sigma under root 2 pi e to the power minus 1 by 2 into x minus mu upon sigma raised to the power 2, where x varies from minus infinity to plus infinity because x is a continuous random variable, so it takes the value infinitely uncountable. Where mu and sigma, यहाँ पे जो mu रहेगा, mu को बोला जाता है मीन, या फिर आप एवरेज भी बोल सकते हो, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, और सिग्मा को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके ना, अगर सपोज करो कि कोई रैंडम वेरिएबल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट इज x मींस रैंडम वेरिएबल व्हिच फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड रिप्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. ओके, तो ये नोटेशन हो गया कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसका मीन और सिग्मा क्या होता है. क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल कर्व क्या होता है. नॉर्मल कर्व मतलब क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो कर्व आता है, जो कर्व बनता है, उसे हम नॉर्मल कर्व कहते हैं. वो नॉर्मल कर्व को निकालते कैसे? ये जो पीडीएफ दिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसी का कर्व निकाल लीजिए, उसी को बोला जाता है नॉर्मल कर्व. अब नॉर्मल कर्व निकालते कैसे? यहाँ पे म्यू मतलब मीन और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के वैल्यू फिक्स कर लीजिए. x की डिफरेंट वैल्यू आप चूज कर लीजिए और उसके करस्पॉन्डेंस में आप f of x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. ये किसी प्लॉट कर लीजिए और आप कर्व निकालोगे तो उस कर्व को बोला जाता है नॉर्मल कर्व. ओके ना, तो नॉर्मल कर्व होता क्या है ये तो हमने पढ़ा. अभी दिखता कैसे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे. सो नॉर्मल कर्व क्या होता है? नॉर्मल कर्व की डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है. ओके ना, ये एक एक्सिस रहेगी, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड साइड में प्लस इंफिनिटी. ओके ना, सो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी ग्राफ बनता है, ओके, उसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं. अब ये जो कर्व है ये बेल शेप कर्व है. सो इट इज अ बेल शेप कर्व. एक बेल के कर्व के समान होता है. दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज अ बेल शेप कर्व एंड हैज अ सिंगल पीक एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, और इसको एक ही पीक रहता है, ठीक है, और वो सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, मतलब सेंटर में रहता है एक ही पीक. और इन दैट केस मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इक्वल होती है. एक ही पॉइंट पे मीन, मीडियन, मॉड ये इक्वल होता है. और ये जो कर्व रहता है ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन रहता है. मीन कहाँ पे रहता है? सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके ना, तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड ये तीनों की तीनों सेम रहती है. और ये जो कर्व रहता है ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है, मतलब मीन की वजह से इसके दो इक्वल पार्ट होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में टोटल जितना एरिया रहेगा उतना ही एरिया राइट हैंड साइड में रहेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल. ओके, देन इट इज असिम्प्टोटिक. ये जो कर्व रहता है ये असिम्प्टोटिक होता है. असिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है? अब ये जो कर्व की दो टेल है, एक जो टेल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरी जो टेल है वो राइट हैंड साइड में. ये जो दोनों की दोनों टेल है ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी या फिर एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी. मतलब क्या कि ये जो टेल है ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी और राइट हैंड साइड की टेल जो है वो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं होगी, मतलब एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं होगी. That is the meaning of asymptote. Okay, asymptotic. Next property is the total area under the curve is 1. ठीक है,
अब इसके कर्व के अंडर में आने वाला जितना भी एरिया रहेगा, टोटल एरिया, वो उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 1 रहती है। मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व मींस प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शंस, ओके। तो कर्व के अंडर में आने वाला जितना भी एरिया रहेगा वो रहेगा 1 रहेगा, ओके। लेकिन ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल वो मीन होता है, दैट मींस द एरिया लेफ्ट ऑफ द मीन इट इज 50% एंड एरिया राइट ऑफ द मीन दैट इज 50%। मतलब मीन के लेफ्ट हैंड साइड में और मीन के राइट हैंड साइड में ये इक्वल एरिया रहता है 50-50%, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ये 1 होता है। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। द पोजीशन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज डिटरमाइंड बाय द मीन, ओके। नॉर्मल कर्व की जो पोजीशन है वो मीन से डिटरमाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे अगर आपका मीन है तो आपका जो नॉर्मल कर्व है कुछ ऐसे दिखेगा, ओके। अगर सपोज करो यहाँ पे आपका एक नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे आपका एक मीन है। अगर सपोज करो कि मीन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, सपोज करो कि यहाँ पे अभी आपका मीन है, ओके, तो आपका जो नॉर्मल कर्व है वो इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अगर राइट हैंड साइड में अगर आपका मीन है तो आपका जो नॉर्मल कर्व है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ओके। मींस क्या, द पोजीशन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज डिटरमाइंड बाय द मीन, ओके। एंड द उसको बोला जाएगा स्प्रेड, ओके, स्प्रेड ऑफ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का जो स्प्रेड होता है, मतलब नॉर्मल कर्व ये नैरो होता है या ब्रॉड होता है, ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ओके। तो सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट इज अ सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा, यहाँ पे 4 सिग्मा, लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, -4 सिग्मा, ओके ना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्मॉलर रहती है, स्मॉल रहती है, ओके ना, तो आपका जो कर्व रहेगा वो नैरो रहेगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लार्ज रहती है तो आपका जो कर्व रहेगा वो ज्यादा ब्रॉडर रहेगा। मतलब क्या, सपोज यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले रहा हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके ना, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और ये रहेगा आपका मीन, ओके। तो ये जो कर्व रहेगा कुछ ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये 2 से डिफरेंस से ले रहा हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, तो ये जो कर्व रहेगा ये ज्यादा ब्रॉडर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द स्प्रेड ऑफ द नॉर्मल कर्व इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द पोजीशन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज डिटरमाइंड बाय द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये होती है कुछ प्रॉपर्टीज नॉर्मल कर्व। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। The graph of normal distribution is a normal curve. It is a bell-shaped curve and has a single peak at the center of the distribution. In that case, mean, median, and mode are equal. This curve is symmetrical about mean. That is the left hand side of the mean and right hand side of the mean. The total area is equal. Okay. It is asymptotic. Asymptotic का मतलब क्या होता है कि कर्व की जो दोनों टेल है वो एक माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ असिम्प्टोटिक। एंड द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। इस कर्व के अंडर जो भी एरिया आता है वो 1 रहता है, ओके। और उसके बाद में मीन जो रहेगा वो पोजीशन डिटरमाइन करेगा, ओके, नॉर्मल कर्व की, और जो स्प्रेड रहेगा वो डिटरमाइन करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अभी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसके लिए प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल टाइप रहता है जिसमें मीन जो रहता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 1 होता है, ओके। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल को, ओके, उस नॉर्मल वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ओके। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रख दीजिए, मीन की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, और सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका जो x है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो रहता है द रैंडम वेरिएबल z इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे z को बोला जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं कि मैं म्यू इक्वल टू 0 लेता हूँ और सिग्मा इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो z के लिए देखो जरा, म्यू इक्वल टू 0 के लिए और सिग्मा इक्वल टू 1 के लिए क्या होती है।
तो z इक्वल टू यहाँ पे x माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0 है और सिग्मा की वैल्यू जो है 1 है, तो z इक्वल टू किसके बराबर हुआ x के बराबर हुआ। तो जब भी आपका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 होता है तो आपका जो z होता है वो x के बराबर होता है। ओके ना, अब यहाँ पे पीडीएफ डिस्कस करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है। So probability density function for standard normal form is represented by f of z, okay, and is defined by f of z equal to 1 upon under root 2 pi e to the power minus 1 by 2 into z square। हमने क्या किया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ का फार्मूला था, ठीक है, वहां पे हमने x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जगह z रख दिया। तो यहाँ पे ऊपर e के पावर में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था, उसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे बन गया वो z स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा था, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 1 हो गई। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे z की अलग अलग वैल्यू अज्यूम करेंगे। ओके, z की अलग अलग वैल्यू अज्यूम करने पे आपको f ऑफ z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। ओके, अब f ऑफ z मतलब क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ z के लिए। उसका हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि z इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के लिए हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है, और वो टेबल को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ओके, तो ये जो टेबल है ना, ये आपका बना हुआ रहता है, ठीक है ना, ये आपको गिवन दिया जाता है, ठीक है। तो ये टेबल कैसे आता है कि हम z की अलग अलग वैल्यू अज्यूम करते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस में हम f ऑफ z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू गेन करते हैं। तो मतलब f ऑफ z मतलब क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, तो इससे आपका जो टेबल बनेगा वो रहता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। और आप क्या कर सकते हो, उस टेबल से इजीली आप कोई भी z के वैल्यू के लिए फटाफट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। करना क्या आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू को आपको z में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टैंडर्डाइज करना है। ओके, z में कन्वर्ट करने के बाद वो z के करस्पॉन्डेंस में आपको वैल्यू देखना है f ऑफ z की, ठीक है ना, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में, और वही आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम कर्व देखते हैं कि ये कर्व क्या होता है। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल कर्व और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो आपने देखा कि नॉर्मल वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, by using the formula, which formula, z is equal to x minus mu upon sigma. By the use of that formula we can convert the value of x into the value of z. Okay, मतलब हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल कर्व है। ओके, सो अब ये नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल कर्व में क्या होता है, मीन आपकी कोई एक वैल्यू होती है, सपोज करो कि यहाँ पे म्यू इक्वल टू x0 है, मतलब मीन की वैल्यू आपकी x0 होगी। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज करो कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, मतलब सिग्मा इक्वल टू x1 हो गया, सिग्मा इक्वल टू x2 हो गया, सिग्मा इक्वल टू x3, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू माइनस x1, सिग्मा इक्वल टू माइनस x2, सिग्मा इक्वल टू माइनस x3। ओके, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे बाय द यूज ऑफ दिस फार्मूला। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो मीन होता है दैट इज म्यू वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब क्या, यहाँ पे जो मीन था म्यू इक्वल टू x0 ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब ये जो वैल्यू थी सिग्मा इक्वल टू x1, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड डिवीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, मतलब 1 के डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू -1, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू -2 और यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू -3। ओके, तो नॉर्मल कर्व में या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मीन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वो जो वैल्यू होती है मीन की 0 हो जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की 1 होती है फॉर वट एवर द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इट कैन बी 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1 इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक इंपिरिकल फार्मूला देखते हैं। ओके, ये इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा कि -1 और 1 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ये जो टोटल एरिया होता है ये कितना होता है।
सिग्मा इक्वल टू -2 से लेके सिग्मा इक्वल टू +2 के बीच में जो एरिया होता है वो कितना होता है, और सिग्मा इक्वल टू -3 और टू सिग्मा इक्वल टू +3 के बीच में जो एरिया होता है वो कितना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिग्मा इक्वल टू -1 टू सिग्मा इक्वल टू +1, मतलब सपोज करो कि आपको अगर एरिया देखना है सिग्मा इक्वल टू +1 और सिग्मा इक्वल टू -1 के बीच का एरिया। ओके, मतलब ये जो एरिया होता है आपका, ठीक है, ये जो एरिया होता है ये होता है आपका 68%। ध्यान रखना, ये जो एरिया होता है फ्रॉम सिग्मा इक्वल टू -1 टू सिग्मा इक्वल टू +1, ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है ये होता है 68% ऑफ द टोटल कर्व। ओके, टोटल एरिया। अब सिग्मा इक्वल टू -2 से लेके सिग्मा इक्वल टू +2, ठीक है ना, इसके बीच का जो एरिया होता है, ठीक है ना, इसके बीच का जो एरिया आता है इतना बड़ा पोर्शन, ये जो होता है ये होता है आपका 95%। ये जो एरिया होता है ये आपका 95% होता है, मतलब यहां से लेके टोटल यहां तक का एरिया। ओके, और सिग्मा इक्वल टू -3 टू सिग्मा इक्वल टू +3, इसके बीच में जो एरिया आता है कर्व के बीच में, ओके, ये जो एरिया होता है ये होता है आपका 99.7%। ये बात नहीं करना। ओके, मतलब -1 और 1 के बीच का एक जो एरिया रहता है वो कितना होता है 68%। सिग्मा इक्वल टू -2 टू सिग्मा इक्वल टू +2 के बीच में जो एरिया इंक्लूड होता है वो होता है 95% ऑफ द टोटल एरिया, एंड सिग्मा इक्वल टू -3 टू सिग्मा इक्वल टू +3 के बीच में जो एरिया होता है वो रहता है आपका 99.7% ऑफ द टोटल एरिया। ओके, तो इसको बोला जाता है इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंपेरिकल फार्मूला। अब सपोज करो कि सपोज क्या करना है, इसमें तो क्लियरली मेंशन है कि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन रहता है। ओके, मतलब मीन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया रहेगा और राइट हैंड साइड में जो एरिया रहेगा वो टोटली क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब 50% एरिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मीन रहेगा और 50% एरिया राइट हैंड साइड ऑफ द मीन रहेगा। तो अगर आपने सिग्मा इक्वल टू -1 और सिग्मा इक्वल टू +1 के बीच में जो एरिया निकाला वो रहता है आपका 68%। तो क्या आप -1 और 0 के मतलब म्यू इक्वल टू 0 और सिग्मा इक्वल टू -1 इसके बीच का जो एरिया रहेगा वो निकाल सकते हो। मतलब म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू 1 के बीच का जो एरिया रहता है, तो ये जो रहेगा ये कितना रहेगा, टोटल एरिया -1 और 1 के बीच का 68 है, एंड द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन। तो इधर वाला एरिया और राइट हैंड साइड वाला एरिया ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब क्या 68% का जो हाफ एरिया रहेगा वो म्यू इक्वल टू 0 और सिग्मा इक्वल टू -1 के बीच का रहेगा, और 68% का हाफ जो एरिया रहेगा वो म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू 1 के बीच में रहेगा। ओके, मतलब क्या 68% डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये होता है आपका 34%। ओके ना, तो 34% एरिया जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू -1 और म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू +1। ओके, अब आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू -2 और 2 टू सिग्मा इक्वल टू +2 इसके बीच का जो एरिया रहता है वो 95% रहता है। ओके ना, अब ये 95% रहता है, तो म्यू इक्वल टू 0 से लेके सिग्मा इक्वल टू -2 के बीच का एरिया कितना रहेगा, और म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू +2 इसके बीच का एरिया कितना रहेगा। तो ये क्या रहेगा 95% डिवाइडेड बाय 2। 95 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 95 डिवाइडेड बाय 2 ये रहेगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, तो ये से 1.5, सो 47.5% एरिया जो रहेगा वो इतना रहेगा। ओके, तो ये जो रहेगा एरिया ये रहेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका कितना, ये रहेगा आपका 47.5%। ओके, इस साइड का भी जो एरिया रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका 47.5%। ओके, अब सिग्मा इक्वल टू -3 टू सिग्मा इक्वल टू +3 के बीच का जो एरिया है वो रहता है 99.7%। तो म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू -3 के बीच का एरिया कितना रहेगा, सिंपल है, 99.7 को 2 से डिवाइड करो। ओके, तो आपको एरिया मिलेगा म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू -3 एंड म्यू इक्वल टू 0 टू सिग्मा इक्वल टू +3। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल कर्व क्या होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या होता है। ओके, अब नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखा आपने। ओके, बाय द यूज ऑफ दैट फार्मूला। अब एक बात ध्यान रखना, सपोज करो कि आपका जो अगर नॉर्मल कर्व ये कुछ इस तरीके से है, ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इतना ही रहेगा क्या, इतना ही ब्रॉड रहेगा क्या, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, सपोज करो कि नॉर्मल कर्व जो है उसका ब्रॉडनेस कुछ मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है, ये रहेगा आपका मीन जो रहेगा वो समथिंग x0 रहेगा। ओके ना, मुझे क्या करना है, नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास z है, कन्वर्ट मतलब ये फार्मूला है, दैट इज अ नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो आपका जो कर्व आएगा,
ठीक है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रहेगा, ये जो कर्व रहता है ये नॉर्मल कर्व रहता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो रहेगा इतना ब्रॉड नहीं रहेगा, ये नैरो रहेगा। ओके, मतलब इसका ब्रॉडनेस अगर ज्यादा है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो ब्रॉडनेस रहेगा वो छोटा रहेगा इस तरीके से। ओके, तो ये रहेगा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ध्यान रखना। ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ये नैरो होता है और नॉर्मल कर्व जो रहता है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी नॉर्मल कर्व और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में। ओके, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में आपको दो ही बातें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मीन जो रहता है वो 0 रहता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 होता है। अभी हम देखते हैं कि इसके बेस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछते हैं ऐसे प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। ओके, थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी देखेंगे, थोड़े इजी भी प्रॉब्लम देखेंगे। अगर आपको जेड एक्स दिया है तो जेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसके बेस करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। और रिवर्स में भी हम देखेंगे कि अगर आपको जेड दिया है तो एक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं प्रॉब्लम।